चलिए, तो कल की क्लास में हमने वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ठीक, इसके अंतर्गत हमने सीखा कौन कौन से वर्ण क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग विंध्या, किरण, आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? इस वाले बैच में तरुण, गुड इवनिंग भाई, आवाज आ रही है ना? अरे 2 दिन तक आप लोग नेग्लेक्ट हो गए यार। ठीक है, हाँ, मेरे को पता नहीं था कि आप लोगों की बैच मर्ज करके। ठीक है, समझ तो आ गया ना? अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो मैसेज छोड़ देना मुझको। ठीक है, चलिए, तो पिछली क्लास तक हमने सारे वर्णों के बारे में जाना कि ये लघु वर्ण है तो क्यों है, ये ह्रस्व वर्ण है तो क्यों है, मूल स्वर क्यों बोलते हैं, इनको उत्पन्न स्वर क्यों बोलते हैं, व्युत्पन्न और संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर, दीर्घ, यानी एक एक शब्द की परिभाषा हमने देख ली है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन द्विगुण वर्ण है, इनमें से कौन उत्क्षिप्त वर्ण है, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आता है। अर्ध स्वर में कल मैंने आपको बताया था कि 2 वर्णों को लेना है, या और वा को। ठीक है, इन दोनों वर्णों को शुद्ध अर्ध स्वर के रूप में लिया जाता है, और कभी भी क्वेश्चन आए तो आंसर के रूप में हमेशा या और वा को ही प्राथमिकता देना, रा और ल को मत लेना आंसर में। ठीक, अब स्पर्शी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं हमने देखे। हर वर्ग का अपना एक क्या होता है, उच्चारण स्थल होता है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। सारे वर्णों के उच्चारण स्थल अभी हमको देखने हैं। ठीक है, अभी तक हमने केवल उच्चारण स्थल किसका देखा है, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, ट वर्ग का और प वर्ग का। इनका उच्चारण स्थल देखा है हमने, लेकिन हमने अभी इनका उच्चारण स्थल नहीं देखा है। पूछ दिया अनार के आ का उच्चारण स्थल क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो वर्णमाला के अंतर्गत हमको अभी देखना है क्या, वर्णों का उच्चारण स्थल। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थल हमको देखना है। अरे यार, हाँ, वर्णों का उच्चारण स्थल हेडिंग डालेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थल। ठीक, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि ये जो 5 वर्ग हैं, इन वर्गों के उच्चारण स्थल आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। क वर्ग का कंठ होता है, च वर्ग तालु होता है, ट वर्ग मूर्धा होता है, त वर्ग दांत से उच्चारित होता है और प वर्ग होठ से उच्चारित होता है। ये यदि आपको याद है तो इन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थल के आधार पर बाकी के जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थल आपका याद होता है। ठीक है, तो बेसिक तो यही है, इसी को आधार बनाएंगे हम। ठीक है, तो एकदम दिमाग में बिठा लो, क वर्ग का उच्चारण कहां से, कंठ से, च वर्ग कहां से, तालु से, ट वर्ग कहां से, मूर्धा से, प वर्ग कहां से, ओष्ठ, ठीक है, और त वर्ग कहां से, दंत से। बहुत बढ़िया। ठीक, अब 5 फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। 5 फॉर्मूलों के आधार पर आप बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला, काह। काह, एक चीज याद रखना, स्वरों में जहां से लघु वर्ण उच्चारित होता है वहीं से उसका दीर्घ रूप भी उच्चारित होता है। यानी अगर आ का उच्चारण स्थल जो है वहीं से उच्चारित होगा कौन, आ। ई जहां से उच्चारित होगा वहीं से ई उच्चारित होगा। जहां से ऊ का उच्चारण होगा वहीं से ऊ का उच्चारण होगा। जहां ए का उच्चारण होगा वहीं ऐ का उच्चारण होगा, और जहां ओ का उच्चारण होगा वहीं से अ का उच्चारण होगा। ये याद रखना है। ठीक, चलिए, तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, काह। ह में लगा हुआ है विसर्ग। ठीक है, काह। अब इसके काह बोलने का मतलब क्या है सर, देखो, जहां से उच्चारित होता है क वर्ग, क वर्ग, वहीं से उच्चारित होगा आ और आ, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थल समान है। और कौन है सर, ह और विसर्ग, ये सभी उच्चारित होते हैं कहां से,
कंठ से। ये सभी उच्चारित होते हैं कहां से? कंठ से। ये सभी कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला क्या है? काह। दूसरा फॉर्मूला है चीयश। दूसरा फॉर्मूला क्या है? चीयश। चीयश कहने का मतलब, हाँ, जहां से उच्चारित होगा च वर्ग, वहीं से उच्चारित होगा कौन सी मात्रा लगी है? ई। हाँ, तो ई और बड़ी ई और या और शक्कर का श, ये सभी उच्चारित होते हैं कहां से? तालु से। तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। तीसरा फॉर्मूला है आपका तशरीर। ऐसा ट षटकोण का श, ऋषि का री और र। ठीक है, कौन कौन उच्चारित हो रहा है यहां से? ट वर्ग और षटकोण का श और षटकोण का श, ऋषि का री और र। ये उच्चारित हो रहे हैं। कहां से उच्चारित होते हैं सर? कहां से? हाँ, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ये। ठीक, अगला वर्ग, चौथा, अगला फॉर्मूला है आपका तसल। तसल कहने का मतलब सर, जहां से उच्चारण होगा किसका? त वर्ग का, वहीं से उच्चारित होगा सरोता का सा और वहीं से उच्चारित होगा कौन? ल। अगला फॉर्मूला, अच्छा, त वर्ग उच्चारित कहां से होता है सर? दंत से। दंत वर्ण है ये। अगला फॉर्मूला है आपका पांचवा। पांचवा है पू। पांचवा फॉर्मूला क्या है? पू। कहने का मतलब, प वर्ग जहां से उच्चारित होता है, वहीं से उच्चारित होगा ऊ और वहीं से उच्चारित होगा बड़ा। ठीक है, तो ये 5 उच्चारण स्थल के आधार पर उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। याद रहेगा? पहला क्या है? काह। काह कहने का मतलब, जहां से क वर्ग उच्चारित होता है। देखो, सब में उन वर्गों का नाम लिखा है हमने। ये देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हीं को आपने बेस बनाया और इन्हीं के आधार पर आप बाकी वर्णों को याद रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है शक्कर के श का उच्चारण स्थल क्या है? षटकोण के श का उच्चारण स्थल क्या है? अब हम लोग क्या करते हैं, वो जो 25 वर्ण हैं उन्हीं को पढ़ के चल देते हैं, वहां पे गलतियां होती हैं, फिर पढ़े नहीं रहते ना। ठीक है, तो हमको ये 5 फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं। ये 5 फॉर्मूले से आप बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला काह, क वर्ग जहां से उच्चारित होगा। अब क वर्ग बोल रहा हूं मतलब केवल क वर्ण को मत सोचना, क ख ग घ अंगा, ये पांचों वर्ण शामिल हैं क वर्ग के अंतर्गत। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थल कहां है? तालु। फॉर्मूला क्या है? चीयश। शा कौन सा? शक्कर का शा। अब देखो यहां से एक और जादू। जादू कैसा सर? शक्कर का शा, षटकोण का शा, सरोता का सा। इसी सीक्वेंस में पढ़ते हो वर्णमाला में। बस तालु से चालू करना है और वहां से नीचे लेकर के आना है। या र ला, इसी सीक्वेंस में पढ़ते हो वर्णमाला में। तालु से चालू करना है, नीचे लेकर के आना है। इसमें ह गायब है, हा ऊपर देखने को मिलेगा आपको। ये वाले में चौथा वर्ण क्या था? ह, लेकिन इस सीक्वेंस में ह यहां नहीं है, ह ऊपर चला गया कंठ में। वह तो कहीं नहीं दिखेगा, वह तो कहीं नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक, तो क वर्ग के लिए फॉर्मूला काह, च वर्ग के लिए चीयश, ट वर्ग के लिए तशरीर। तशरीर बोलने का मतलब, देखो नाम कठिन है लेकिन याद करना पड़ेगा भाई। नाम कठिन है लेकिन याद करना होगा। कठिन चीजें जल्दी याद होती हैं यार। ठीक है, जीवन में कोई ऐसी घटना जो ना चाहते हो और घट जाए तो ज्यादा देर तक याद रहती है कि ना? हाँ, तो बस ये वही घटना है नहीं? हाँ, पढ़ना कौन चाहता है सर, लेकिन पर्यवेक्षक तो बनना चाहिए। है कि नहीं? हाँ,
पढ़ना कोई नहीं चाहता यार। चाहते हो क्या, सही में बताना? पढ़ना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। हाँ, पढ़ाना भी कोई नहीं चाहता। हाँ, चलिए। तो ट वर्ग के लिए फॉर्मूला क्या है? टशरीर। कहने का मतलब ट वर्ग जहां से उच्चारित होगा वहीं से उच्चारित होगा ऋषि का री, वहीं से उच्चारित होगा षटकोण का श, और वहीं से उच्चारित होगा कौन? र। ये सभी कैसी ध्वनियां हैं? मूर्धन्य ध्वनियां हैं, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। अगला इसमें आप देखते हैं फॉर्मूला तसल। ता वर्ग का जहां उच्चारण होगा वहीं से उच्चारित होगा सरोता का सा, वहीं से उच्चारित होगा ल। अगला फॉर्मूला है पू। प वर्ग जहां से उच्चारित होगा वहीं से उच्चारित होगा उ और उ। प वर्ग कहां से उच्चारित होता है सर? ओष्ठ से, इसीलिए उ का उच्चारण स्थल भी क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। ये 5 फॉर्मूले एकदम दिमाग में बिठाई चलो, क्योंकि मान के चलो उच्चारण स्थल से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलिए। अब कुछ कुछ वर्ण यहां पर मिसिंग है, कुछ कुछ वर्ण हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कौन से वर्ण नहीं दिख रहे हैं सर? देखो, हाँ, आपको वर्णमाला में ए नहीं दिख रहा है, ऐ नहीं दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा है, औ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। और कौन नहीं दिख रहा है? वा नहीं दिख रहा है। संयुक्त व्यंजन देखोगे तो खैर संयुक्त व्यंजन नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन आप चाहो तो वो भी बन जाएगा। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये वर्ण हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, इनको कैसे बनाया जाए? देखो, आ का उच्चारण, देखो ऐ जो है गुण, ए जो है ये गुण स्वर संधि में दो वर्णों के मेल से बनता है, अ और ई के मेल से। जैसे सुर, धन, इंद्र, क्या बन जाता है? ए आ गया। अ था सुर, देखो सुर शब्द जो है, सुर शब्द को यदि मैं तोड़ूंगा तो सु, धन, र, धन, अ। वैसे ही ई, धन, आधा ना मिला द्र, वैसे ही होगा ना। ई, धन, आधा ना मिला द्र। इंद्र है यहां पर, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार। ठीक, वो इंद्र शब्द है पूरा। तो ई, धन, आधा ना मिला द्र। अब मेल किसका हो रहा है सर? आ और ई का, दोनों मिले, ए बनाए, ए इधर गया, र पे लग गया, मात्रा बन गई किसकी? ए की। पीछे छूट गया था सु, इधर बच गया आधा ना मिला द्र। यानी ये जो ए है ये कौन से वर्णों के मेल से बना है? आ और ई वर्ण के मेल से बना है, बना है ना। ठीक। आ का उच्चारण कहां से होता है? काह। अरे काह पढ़े हो ना अब भी? हाँ, तो आ कहां से उच्चारित हो रहा है? कंठ से। ठीक है सर। ई कहां से उच्चारित होगा? तालु से। तो ए के उच्चारण में तो आ भी है, ई भी है, इसीलिए ए जो है ये कैसा वर्ण होता है? कंठ तालव्य वर्ण होता है। कैसा वर्ण होता है? कंठ तालव्य। क्यों सर? क्योंकि अ और ई के मेल से इसका निर्माण हुआ है। आ जो है ये कंठ ध्वनि है, ये देख लो यहां पे, ये देखो, है कि नहीं? आ कंठ से उच्चारित होता है, ई तालु से उच्चारित हो रहा है, इसीलिए ए जो है ये क्या हो गया? कंठ तालव्य ध्वनि हो गया। अब ए कंठ तालव्य ध्वनि है तो जाहिर सी बात है ऐ भी क्या होगा? क्यों? जहां से लघु का उच्चारण होता है वहीं से उसका दीर्घ रूप उच्चारित होता है। ठीक। इसी प्रकार गुण स्वर संधि में ही ओ का निर्माण जो है ये आ और उ के मेल से होता है। सूर्य, धन, उदय, ओ आ गया, आ और उ का मेल हुआ, ओ बन गया सूर्योदय, उदय, है नहीं। आ का उच्चारण कहां है? कंठ में है सर। आ कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसीलिए ये जो ओ है ये कैसी ध्वनि है? हाँ, कंठोष्ठ ध्वनि है, कंठोष्ठ। अब ओ कंठोष्ठ है तो जाहिर सी बात है
औ भी क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा कंठोष्ठ, बन जाएगा ना, ठीक है। तो ए और ऐ, पिछले पेज में देखोगे, ए और ऐ ये जो दो वर्ण हैं, ये कैसे वर्ण हैं, कंठ तालव्य वर्ण है। ये कैसे वर्ण है, कंठ तालव्य वर्ण है। वहीं ओ और औ ये जो दो वर्ण हमको दिख रहे हैं, ये कैसे वर्ण है, कंठोष्ठ वर्ण है। क्लियर है कैसे आया, क्यों कंठोष्ठ है, क्यों कंठ तालव्य है, समझ आया, ठीक। वा जो है ये किसी नियम से नहीं बनता भाई, याद रखना। वा जो है ये किसी नियम से नहीं बनता, इसीलिए इसको याद रखना पड़ता है। वा जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ, दांत और होंठ के आलंबन से इनका उच्चारण होता है वा, ठीक है। तो दांत और होंठ के उच्चारण से मिलन से ये बनता है, इसीलिए ये कैसा वर्ण है, दंतोष्ठ वर्ण है, ठीक। अच्छा, श त्र ज्ञ श्र बना सकते हो आप लोग, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, श त्र ज्ञ श्र। कंठ और दंत, ऐसा कोई वर्ण हो ही नहीं सकता। हाँ, कंठ और मूर्धन्य, कंठ मूर्धन्य ध्वनि है कौन, श। क्यों सर, क कंठ है और श मूर्धन्य है, इसीलिए वो क्या है, कंठ मूर्धन्य ध्वनि है। वैसे ही त्र जो है ये कैसा है, हाँ दंत मूर्धन्य है। त कहां से, दांत से होता है ना, त वर्ग दांत से पूरा, र कहां से, मूर्धा से, तो त्र जो है ये कहां से उच्चारित, दंत मूर्धन्य ध्वनि। ज्ञ क्या होगा, ज भी तालव्य, इया भी तालव्य, तो तालव्य तालव्य मत बोलना, तालव्य एक बार काफी है कि नहीं। ज्ञ कैसा वर्ण है, तालव्य वर्ण है, ठीक। श्र का उच्चारण श और र से, श कहां से, तालु, और र कहां से, मूर्धन्य, तालव्य मूर्धन्य ध्वनि है कौन, श्र, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ मनीषा, अभी ज्वाइन होए तो कहां तो समझ आई, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा है, तरुण, ऋचा, याद रखना है भाई, है ना, मेंस में पूछता है इसको, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में भी पूछता है इसको, है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आता है। हाँ चलो, वर्णों का ना उच्चारण स्थल देख रहे हैं, तो वर्णों का उच्चारण स्थल देखने के लिए हमने 5 फॉर्मूले बताए हैं। कल भी मैंने इस चीज का मेंशन किया था कि आपको ये जो 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको आधार बना करके बाकी सभी वर्णों का उच्चारण स्थल याद करना है। कल भी मैंने चिताया था आपको, बताया भी था, और ये भी बोला था कि इसको अच्छे से याद करके आना, बोला था ना। हाँ, क्यों, क्योंकि मुझको पता है ना अगली क्लास में क्या पढ़ाना है और कैसे याद होना है वो भी पता है, ठीक। तो इसी को हमने बेस बनाया है, और इसको बेस बना करके 5 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। 5 फॉर्मूले कहने का मतलब 5 ऐसे फॉर्मूले जिनमें एक ही स्थल से उच्चारित होने वाले वर्ण एक साथ लिखे हों। जैसे पहले वर्ग में मैंने लिखा है, पहले फॉर्मूले में काह, यानी क वर्ग जहां से उच्चारित होगा वहीं से उच्चारित होगा अ और आ की मात्रा लगी है, और मैंने आपको बताया कि जहां से लघु वर्ण का उच्चारण होता है वहीं से दीर्घ वर्ण उच्चारित होता है उसका। तो आ का उच्चारण चूंकि कंठ से हो रहा है, इसीलिए आ का उच्चारण भी कहां से होगा, कंठ से होगा। इसके अलावा ह है और विसर्ग है, इन सभी को उच्चारित किया जाता है कहां से, कंठ से। ये कैसी ध्वनियां हैं, कंठ ध्वनियां हैं। कंठ ध्वनियां कहने का मतलब ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा चीयश, चीयश को डिकोड करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले च वर्ग,
च वर्ग के अंतर्गत पूरे वर्ण च छ ज झ इया सभी वर्ण प्लस छोटी ई और बड़ी ई या और शक्कर का श ये सभी उच्चारित होंगे कहां से? तालु से। फिर तशरीर तीसरा फॉर्मूला तशरीर कहने का मतलब ट वर्ग जहां से उच्चारित होता है वहीं से उच्चारित होगा षटकोण का श। ये देखो वहीं से उच्चारित होगा ऋषि का री, ऋषि के ये री की मात्रा है ना, ठीक, और र ये सभी उच्चारित होते हैं कहां से? मूर्धा से। फिर अगला फॉर्मूला हमने बनाया तसल, यानी त वर्ग जहां से उच्चारित होगा वहीं से उच्चारित होता है सरोता का सा और वहीं से उच्चारित होता है क्या? ल। ये देखो फिर अगले फॉर्मूले में हमने रखा पू, यानी प वर्ग जहां से उच्चारित होगा वहीं से उच्चारित होता है छोटा ऊ और वहीं से उच्चारित होगा क्या? बड़ा ऊ। ये कहां से उच्चारित होते हैं सर? ओष्ठ से। अब इतने वर्णों को तो आपने याद कर लिया, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, खासकर ये जो 5 वर्ण आपने अलग से लिखे हैं ना, यहां से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो ए, ओ और व का उच्चारण स्थल आपको निकालना होता है, ठीक। व का उच्चारण स्थल तो खैर याद करना ही होता है क्योंकि किसी नियम से नहीं बनता ये, ठीक है, क्योंकि यण संधि में उ और आ का मेल कराओगे तो वहां पर व बनता है, उ और आ का मेल कराने से व बनता है, ठीक है। लेकिन उ का उच्चारण ओष्ठ होता है ना, और आ का उच्चारण कंठ होता है। तो ओष्ठ कंठ जैसा कोई वर्ण हमारे यहां बनता नहीं है। जो उच्चारण है अंदर से बाहर की तरफ आएगा, कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाता है उच्चारण, ठीक है। तो व का उच्चारण जो है ये कैसा होता है? दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ, दांत पहले फिर ओष्ठ बाद में, ठीक। ए का उच्चारण निकालने के लिए आपको संधि को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। संधि के अंतर्गत आपको पता है कि आ और ई के मेल से बनता है कौन? ए। आ और ई के मेल से कौन बनता है? ए। जैसे सूर्यधन इंद्र का हमने उदाहरण देखा, यहां वही लिखा हूं मैं, देखो आ और ई को मिलाए तो क्या बना? ए। अब आ का उच्चारण स्थल जो है ये होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थल होता है क्या? तालु। इसीलिए ए का उच्चारण, अब देखो ए के उच्चारण में आ भी है ई भी है, इसीलिए ये कैसा वर्ण हो गया? कंठ तालव्य वर्ण हो गया। अब ए का उच्चारण कंठ तालव्य है तो इसका जो दीर्घ रूप है ऐ, उसका भी उच्चारण कहां से होगा? कंठ तालव्य होगा। वैसे ही ओ का उच्चारण अगर आप निकालोगे तो ओ का उच्चारण आ और उ के मेल से बनता है संधि में, सूर्य धन उदय, सूर्योदय बन जाता है, बनता है कि नहीं? बनता है सर, ठीक। तो आ का उच्चारण कंठ, उ का उच्चारण ओष्ठ, इसीलिए ओ का उच्चारण जो होता है ये कैसा हो जाता है? कंठोष्ठ हो जाता है। अब ओ कंठोष्ठ है तो इसका जो दीर्घ रूप है आओ, इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक। अब संयुक्त व्यंजनों की यदि मैं बात करूं, अब इतने वर्ण तो हो गए, इतने वर्ण तो हो गए, समझ आ रहा है मनीषा? आते मैडम समझ में? फिर कहां चल दीजिए? हाँ हाँ, फिर आई घेरी फेरी दान, सर समझ नहीं आते। हाँ, ठीक। अब क्ष को यदि देखें, यही बच गए हमारे पास ये 4 वर्ण जिनका उच्चारण स्थल हमने नहीं निकाला है ना। अब क्ष का उच्चारण देखोगे तो क्ष जो है, पिछला वर्णमाला देखो, वर्णमाला में आपने लिखा है कि क्ष जो है ये क और श के मेल से बनता है। अब क जो है ये कंठ ध्वनि है, क, ये देखो ना यार, क कहां से उच्चारित हो रहा है? कंठ से। और षटकोण का श कहां से उच्चारित हो रहा है? इसीलिए श जो है ये कंठ मूर्धन्य ध्वनि हो जाता है। त्र को यदि देखें तो त और र के मेल से है, त यहां पर दिखेगा दंत और र कहां दिखेगा? मूर्धा में, इसीलिए त्र जो है ये दंत मूर्धन्य ध्वनि है, दांत प्लस मूर्धा। वैसे ही ज्ञ को यदि आप देखोगे तो ज और इया ये तो एक ही वर्ग में है, च वर्ग के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ज और इया, ये रहा ज और ये रहा इया, दोनों दिख रहे हैं हमको।
दोनों कैसे वर्ण हैं? तालु से उच्चारित होने वाले, यानी तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियां हैं तो तालव्य तालव्य बोलने की जगह पे ज्ञ को हम क्या बोल देते हैं? तालव्य ध्वनि है। वैसे ही श्र को देखें तो शा और र के मेल से बना है। श जो है ये शक्कर का श, कहां से उच्चारित होता है? तालु से। और र कहां से? मूर्धा से। इसलिए ये कैसा वर्ण? तालव्य मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है संतोषी? ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। तो ये है वर्णों का उच्चारण स्थल। एकदम ध्यान से, अब देखो इधर उधर जो बिखरा रहता है ना, उसको याद करना कठिन होता है। ये आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया हूं, एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही पूछे सरोता के स का उच्चारण स्थल, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए तसल, त दंत, यानी स भी क्या होगा? दंत्य होगा। ए बोले तो कंठ, ए जो है ये बनता किससे? आ ई, आ जो है कंठ, ई जो है तालु, कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आज क्लास के बाद घर जाकर के इसकी सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हिमालय एक बार और अब वीडियो देख देते हैं। ठीक है, चल, तो ये हो गया आपका वर्णों का उच्चारण स्थल। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। हेडिंग डालेंगे अल्प प्राण महाप्राण वर्ण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। चलिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण शब्द को तोड़ेंगे तो दो शब्द बनेगा। कौन कौन से दो शब्द? एक अल्प और दूसरा प्राण। ठीक है सर। महाप्राण को दो भाग में तोड़िए, महा और प्राण, दो भाग में टूट गए दोनों। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, है ना? अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, कम। ठीक है, न्यून, अल्प, जो भी बोलो। प्राण का मतलब श्वास, प्राण का मतलब क्या होता है? श्वास। महा का मतलब बड़ा, अधिक, विशाल, अधिक। प्राण का मतलब समस्या खत्म, खत्म परिभाषा की। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में लगने वाला श्वास कम हो वो अल्प प्राण, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में लगने वाले श्वास की मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। लिख लेंगे परिभाषा, लिखना इसको खुद से। ठीक, अब बात ये कि सर ये वर्णमाला या ये वर्णमाला में हमारे कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी वर्णमाला केवल वर्णों का समूह नहीं है। हमारी वर्णमाला में वर्णों को हमने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करके रखा है। उनमें से एक व्यवस्था ये भी है कि हमने वर्णों को उन उन वर्णों में लगने वाले श्वास के आधार पर भी व्यवस्थित किया है। और ये जो व्यवस्था है ये शुरुआत में आई थी हमारे स्पर्शी व्यंजन वर्णों के 25 वर्णों के लिए। बाद में हमने इसमें 8 वर्ण और जोड़े हैं, 8 वर्ण और, यानी कुल 33 वर्णों के लिए कॉन्सेप्ट आता है मेन। ठीक है, अब स्पर्शी व्यंजन वर्ग की यदि मैं बात करूं, स्पर्शी व्यंजन वर्ग में हमने अपनी वर्णमाला में वर्णों को इस तरह व्यवस्थित किया है कि हर वर्ग में, हर वर्ग का जो पहला वर्ण है उसमें लगने वाले श्वास की मात्रा कम हो, यानी कम श्वास की मात्रा से प्रारंभ हो। ठीक अगला वर्ण ऐसे हो जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा बढ़ जाए, फिर अगला वर्ण ऐसा हो जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा कम हो जाए, फिर अगला वर्ण ऐसा जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा बढ़ जाए, फिर अगला वर्ण ऐसा जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। स्ट्रक्चर बना? ठीक है, जैसे अगर मैं क वर्ग की बात करूं तो क वर्ग में वर्णों को कैसे व्यवस्थित किया सर आपने? क कम श्वास, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, यहां क्या है? क, ये क्या है? ख, यहां ग, यहां घ, यहां अंग। समझ आ रहा है ग्राफ? ठीक है, ये कैसा वर्ण? कम श्वास वाला। अरे
अल्प प्राण है ना, कम श्वास लग रहा है। अगला वर्ण कैसा? अधिक श्वास। फिर अगला वर्ण कैसा? कम श्वास। फिर अगला कैसा? अधिक। फिर अगला कैसा? कम। च वर्ग में कैसे चलेगा सीक्वेंस? हाँ, कहां से जा चालू होगा? चा से। चा, छा, जा, झा, ई। अच्छा, ट वर्ग कैसे चलेगा? टा, टा, ठा, डा, डा, अणा। चल रहा है ऐसे। इसके बाद कौन सा वर्ग? कहां ले प वर्ग आगे जी? ता, ता, था, दा, धा और न। प वर्ग कैसे? पा, पा, बा, भा, मा। ये हो गया। हर वर्ग में यदि आप ध्यान से देखें तो हर वर्ग का पहला वर्ण, हर वर्ग का तीसरा वर्ण, हर वर्ग का कहां चौथा मैडम? पांचवा हो ही ना। हाँ, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा क्या है? कम है। यानी ये वर्ण कैसे हैं? अल्प प्राण वर्ण है। वहीं हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ऐसा है। ये देखो, दूसरा और चौथा, ये दूसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये अपने वर्ग का दूसरा वर्ण है। दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण अपने वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण जो हैं, इनमें लगने वाले श्वास की मात्रा क्या होती है? अधिक। यानी ये कैसे वर्ण हैं? महाप्राण वर्ण हैं। ठीक है। तो अल्प प्राण वर्णों में कौन आते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। महाप्राण वर्णों में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक। अल्प प्राण वर्णों में मैंने कहा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने थोड़ा सा विस्तारित किया है। विस्तारित किए थोड़ा सा, मैंने बताया ना 8 वर्णों को और जोड़े हैं। ये 8 वर्ण कौन से हैं सर? देखो, हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है कि नहीं? हाँ। अल्प प्राण वर्णों में हमने जोड़ा है या, र, ल, व को। यानी जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। य, र, ल, व ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय लगने वाले श्वास की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसीलिए हमने इनको किसमें जोड़ दिया? अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत जोड़ दिया। वहीं दूसरे और चौथे वर्ण जो सघोष महाप्राण वर्णों के अंतर्गत आते हैं, इसमें हमने जोड़ दिया किसको? श, श, स और ह को। यानी ऊष्म व्यंजन जो हैं ये किसके अंतर्गत रखे गए हैं? महाप्राण वर्णों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। ठीक। तो य, र, ल, व ये क्या है? अल्प प्राण। वही श, श, स, ह ये क्या है? महाप्राण वर्ण है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में अलग से नहीं दूंगा भाई हिमालय। आप, मैं तो पहले ही बोला हूं ना, किताब ले लो, ज्यादा बेहतर विकल्प है आपके पास। ठीक है। मैं दूंगा तो लिमिटेड टाइप के पैटर्न ही दे पाऊंगा, किताब लो सब टाइप का पैटर्न मिलेगा। ठीक है। प्रैक्टिस करना है यार, अभी प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा बहुत को मत देखो, है ना। ठीक, याद हो गया? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, हर वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण, ऊष्म वर्ण महा। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, झ क्या है मैडम? क्वेश्चन इसने ताही झ क्या है? झ अपने वर्ग का कौन से नंबर का वर्ण? पांचवा, तीसरा है, चौथा है ना। चौथा वर्ण क्या होता है? ड क्या है? अल्प प्राण। हर वर्ग का तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और इतना सरल भी नहीं देगा, अभी जाके और कठिन होगा क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, क्लियर है? अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक। अगला,
अगला कॉन्सेप्ट है अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष शब्द को ध्यान से देखो। अघोष शब्द को मैं दो भाग में तोड़ सकता हूं। अ उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है इसमें? घोष। वैसे ही सघोष शब्द को भी दो भाग में तोड़ सकता हूं, स और घोष। ठीक है, समस्या खत्म यहीं से। किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ लगा हो तो क्या होता है? उसका मतलब क्या निकलता है? नहीं, के बिना, अनुपस्थिति, यही निकलता है ना। अनीति, नीति नहीं है, नीति नहीं है तो अनीति। अन्याय, न्याय नहीं है। अज्ञान, ज्ञान नहीं है। ठीक है, आज जब भी किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है का अभाव, के बिना, यही होता है। ठीक, तो जब मैं बोल रहा हूं अघोष तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? घोष के बिना या घोष की अनुपस्थिति, यही तो निकला ना। ठीक, अच्छा, किसी शब्द के प्रारंभ में स लगता है तो क्या होता है? सपरिवार। न्योता आते नहीं घर में, हाँ, क्या कहते सपरिवार आहू। हाँ, तो कैसे जाते हो? माई पिल्ला जातो ताने नहीं। सघोष मतलब क्या हुआ? घोष के साथ, घोष के साथ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण घोष के बिना होता है वो अघोष वर्ण, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण घोष के साथ होता है वो सघोष वर्ण। अब समस्या यहां पे आके फंसी कि सर वो सब ठीक है प्रवचन, ये घोष क्या है? व्हाट इज घोष? घोष का मतलब होता है हमारी स्वर तंत्रिका में होने वाला कंपन। स्वर तंत्रिका के कंपन को आप क्या कहते हो? घोष कहते हो। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका कंपित होती है, यानी उनका उच्चारण किसके साथ हो रहा है? घोष के साथ हो रहा है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका कंपित नहीं होती, यानी उनका उच्चारण कैसे हो रहा है? कंपन के बिना, घोष के बिना, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण। घोष का सीधा सा मतलब बोले तो वाइब्रेशन है। घोष का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन कहां होगा? वोकल कॉर्ड में। ये वोकल कॉर्ड है ना, हमारे कौवा बोलते हैं इसको। हाँ, ये वोकल कॉर्ड है, स्वर तंत्रिका। इस स्वर तंत्रिका में होने वाले कंपन को ही हम क्या कहते हैं? घोष बोलते हैं। दो स्थितियां हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका कंपित होगी, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका कंपित नहीं होगी। और कोई स्थिति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती सर। तो दो स्थितियां हैं, या तो कंपन होगा या तो कंपन नहीं होगा। यदि कंपन हुआ तो वो वर्ण कैसा? सघोष वर्ण, कंपन के साथ उच्चारित होने वाले। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका कंपित ना हो वो क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण, यानी घोष के बिना जिनका उच्चारण, कंपन के बिना जिनका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अब बात ये कि सर ये जो सघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, इनके अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ण हैं? ठीक है, चलो इसको रहने दो। तो इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे सर? देखो, सघोष वर्ण से प्रारंभ होता है ना, और पूरी वर्णमाला जो आप पढ़े हो ना, जिस सीक्वेंस में, कैसे पढ़े हो? सबसे पहले स्वर, अयोग, वाह, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, फिर अर्ध स्वर आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं, फिर उसके बाद द्विगुण वर्ण आते हैं। पकड़ के बस घूम जाना है एक बार। कैसे घूमोगे सर? देखो, सघोष वर्ण से प्रारंभ होता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सघोष वर्ण। सघोष वर्णों में कौन कौन शामिल है? देखिए, सभी स्वर, सबसे पहले कौन आते हैं? स्वर आते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, याद रहेगा। सघोष है, यानी सभी स्वरों, कोई भी स्वर का आप उच्चारण कर लो, आपकी स्वर तंत्रिका में वाइब्रेशन होगा ही।
ठीक, तो ये वर्ण क्या कहलाएंगे? सघोष वर्ण। तो सभी स्वर आएंगे किसमें? सघोष वर्णों के अंतर्गत। फिर अयोगवाह। अयोगवाह में दो वर्ण हैं, अम और अह, दोनों वर्ण हैं। ये दोनों वर्ण भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, अब आते हो आप किसमें? कहां पहुंचोगे? व्यंजन। और व्यंजन को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। पहले भाग में कौन रखे हो? किसको? स्पर्शी व्यंजनों को। स्पर्शी व्यंजनों से खाता खुलता है किसका? अघोष वर्ण का। अघोष वर्ण का। और अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन आते हैं सर? स्पर्शी व्यंजन है। हर वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा ये क्या होता है? सघोष। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा? सघोष होगा। कहने का मतलब क्या हुआ सर? ठीक है, चलिए, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गया? अघोष। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो गया? सघोष। कहने का मतलब क्या हुआ सर? ये देखो, यहां देखो, हर वर्ग का कौन कौन सा वर्ण बोला मैंने? हाँ, पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा, है ना? अरे यार, हाँ, इसमें समझो। एक जगह और था क्या वर्ण? हाँ, ये ठीक है, इसमें देखो, यही है, ये स्पर्शी व्यंजन है ना। ठीक, हर वर्ग में ये जो पहला और दूसरा वर्ण है ये 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 क्या होंगे? अघोष होंगे। ठीक है, उसी में ज्यादा बेहतर दिखता है यार, कचरा जैसे दिख रहा है इसमें। हाँ, इसमें समझो, हर वर्ग में देखो, यहां पे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? यहां पे अघोष। और हर वर्ग का ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा ये किसके अंतर्गत रखा जाएगा? सघोष वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर यहां तक? स्वर हो गया, अयोगवा हो गए। अब कहां पहुंचे थे? स्पर्शी व्यंजन में। तो स्पर्शी व्यंजन वर्ग के अंतर्गत हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? सघोष। यानी क वर्ग में क और ख अघोष, ग, घ, अंगा सघोष, च और छ अघोष, ज, झ, इया सघोष, ट, ठ अघोष, ड, ढ, ण सघोष, त, थ अघोष, द, ध, न क्या होंगे? सघोष। प वर्ग में प और फ अघोष, ब, भ, म सघोष। ठीक है, अब आ जाते हो आप किसमें? ऊष्म व्यंजन में। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हर वर्ग में, यानी ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत देखोगे तो शक्कर का श, षटकोण का श, सरोता का स, ये क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। जबकि ह सघोष होता है। ह जो होता है ये क्या होता है? सघोष होता है। फिर आप पहुंचते हो कहां? कहां? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्ष जो होता है ये अघोष होता है। बाकी के जो वर्ण हैं यानी त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या होते हैं? सघोष। फिर आते हैं आप किसमें? य, र, ल, व, ये कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, पंचम वर्ण पांचवा वर्ण जी, हर वर्ग का पांचवा, अंगा, इया, ण, न, म, ठीक है, उनको पंचम वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक, तो जब भी सघोष अघोष की बात आएगी वर्णमाला को पकड़ के एक बार घूम जाना है, जिस सीक्वेंस में बताया हूं उसी सीक्वेंस में। और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कल आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन जो है, मतलब मैक्सिमम टाइम, पहले था एक जमाना जब पूछा जाता था कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण, वो गया जमाना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कौन अल्प प्राण अघोष है, कौन महाप्राण सघोष है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब उसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये अल्प प्राण में आएगा
प्लस ये महाप्राण भी होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं, जैसे कोई भी वर्ण बोलो, जैसे द है, द कैसा वर्ण है सर? इसके क्वेश्चन को कैसे बनाना है? द अपने वर्ग का कौन से नंबर का वर्ण? तीसरा है ना? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा? यानी द कैसा वर्ण है? अल्प प्राण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, यानी ये अल्प प्राण सघोष वर्ण। बस मालूम है ये बहुत कठिन क्वेश्चन है बहुत कठिन क्वेश्चन है, लोगों से बनता नहीं है क्वेश्चन। इसी में और क्या ऐड करेगा सर? इसमें और ऐड कर सकता है उच्चारण स्थल को, ऑप्शन दे सकता है ना? तो वो सबसे कठिन प्रश्न होता है वर्णमाला में। बन जाएगा? अब तो ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ठीक है? 3 दिन से वर्णमाला पढ़ रहे हो। ठीक है। हाँ, अरे जैसे आओ एक बार कहा था, जैसे मान लो आपको बोला ब, ठीक है चलो ब अपने वर्ग का दूसरा नहीं है? अच्छा प, क्या तीसरा ही तीसरा दे और कोई? चलो शक्कर का श, शक्कर का श, ठीक है? हाँ ना? अब बताओ, अब ये तो किसी वर्ग में नहीं आता सर, लेकिन आपको पता है कि श जो है ये क्या है? महाप्राण है। महाप्राण है, हाँ। और जो घोष वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप, उसमें ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत 3 प्रकार के जो शकार हैं, इनको शकार बोला जाता है ना, इन तीनों को मिला करके श, श, स, इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? शकार बोलते हैं, तीनों को मिला करके। ठीक है, तो शकार क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो शक्कर का श क्या है? बस, ये तो ज्यादा आसान था सर, उससे आसान था ये, है कि नहीं? हाँ, याद रहना चाहिए कि कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अघोष है, कौन सघोष है। और ये कैसे होगा ये भी बता रहा हूं, किताब को देखने से, नोट्स को देखने से, रटने से सब सब मिट्टी पलित हो जाएगा, एकदम बोहा जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। याद करना है तो कम से कम 3 से 4 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। नए नए शब्द लो, नए नए वर्ण उठा लो ना, नए नए वर्ण उठा लो। 10 से 20 बार लगेगा आपको प्रैक्टिस करने, लेकिन 21 दिन में नहीं, 10 अलग अलग दिन। एक दिन में 1 वर्ण, एक दिन में 2 वर्ण, एक दिन में 3 वर्ण, बस। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मतलब यहां पे ये नहीं कि आपको याद करना है, याद नहीं करना है। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, इसको इसको प्रैक्टिस में लाना है। अरे यार, आप जैसे मान लो गणित बना रहे हो, तो गणित में 2 गुणा 8 लिखा है, तो क्या 2 धन 2 धन 2 करके 8 बार जोड़ने बैठ जाते हो क्या? कैसे या ऐसे करने 2 दूनी 4 और फिर 6 और फिर 8 करने लग जाते हो क्या? नहीं करते सर, वो तो दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगता है ना, बस वैसा ही दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए। मैथ से कम नहीं है ये हिंदी। ठीक है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, पढ़ते नहीं हो करके कठिन, दुनिया में कठिन सरल कुछ नहीं होता, जो पता है वो सरल है, नहीं पता है वो कठिन है कि नहीं? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है ना? नई दिल्ली है। अच्छा, मैं नई नहीं बोलूं, मैं मुंबई बोलने वाले हाँ, नई दिल्ली है। ठीक है, अच्छा, चेकोस्लोवाकिया की? जो पता है वो सरल है, जो नहीं पता है वो कठिन, हेंस प्रूव्ड ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर, है ना? पढ़ाई करिए।